अस्सलामुअलैकुम। आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम मीर अमन के बारे में बात करेंगे। मीर अमन जिन्होंने दास्तान में नाम पैदा किया है और उसको उर्दू सादा नस्र का मुजिद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले उनके बारे में हम तफसील से जान लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में उसके बारे में जब हम पढ़ लेंगे तो उनकी जो दास्तानें हैं, जिन्होंने नस्र का मुजिद जिसको कहा जाता है, कैसी ज़ुबान इस्तेमाल की है, तभी हम वाकिफ़ हो सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। मीर अमन के तफसीली हालात मालूम नहीं है। ये बात तो साफ कह दी कि उनके जो तफसीली हालात हो सकते थे वो मालूम नहीं है। उनके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने जो कुछ लिखा है उनमें बेशतर क़यासात पर मबनी है, यानी वो ऐसी चीज़ें हैं जिसको लॉजिकली सिर्फ उन्होंने कर दिया है कि अच्छा इस हो सकता है कि यहाँ पर आए तो ऐसे हुआ होगा, यानी सिर्फ सोच की बुनियाद पर क़यास कर लिया है, एक दूसरे पर महमूल करके उनको बता दिया है कि ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में जो भी लिखी गई है, लिहाजा उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कह रहे हैं कि क़यासात की बुनियाद पर जो चीज़ें लिखी गई हैं उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, एतमाद नहीं कर सकते हैं। उनके जो मुख्तसर मुस्तनद हालात मालूम है, मुस्तनद यानी जिस पर भरोसा किया जाए मालूम है, और वो मुस्तनद जो मालूम है जिस पर हम एतमाद कर सकते हैं वो लेकिन क्या है, मुख्तसर हैं। मालूम है वो ये कि असल नाम मीर अमन है और तखल्लुस लुत्फ़ था। आपसे पूछा जा सकता है मीर अमन का तखल्लुस क्या था, यानी मुख्तसर मुस्तनद हालात मीर अमन के जो मालूम हुए तो उसमें क्या मालूम हुए हैं, मीर अमन मालूम हुए। लोग अलग अलग नाम बताएंगे, आप मीर अमन ही याद रखिए। मीर अमन उनका असल नाम है, तखल्लुस लुत्फ़ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीर अमन का तखल्लुस क्या था ये भी पूछा जाता है। ये कहाँ पैदा हुए, दिल्ली में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। मीर अमन का ताल्लुक कहाँ से है तो दिल्ली से है और परवरिश उनकी वहीं हुई है। उनके अजदाद यानी जो उनके ख़ानदान हैं, उनके जो है दादा परदादा हैं, मुग़ल बादशाहों के रिकाब में रहे, यानी उन्हीं के हमराह रहे, उनके फ़ौज में रहे और उनकी खिदमत के सिले में उन्हें जागीरें भी अता हुई। आप जागीर जानते हैं कि पहले ज़माने में उनको बहुत कोई राजा और रजवाड़ा जो है उनको दे दिया जाता था, वो उसका मालिक उसको बना दिया जाता था और वही जागीरें कहलाती थीं, अता हुई। जब अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज दिल्ली में दाखिल हुई तो मीर अमन का घर भी लुटने से महफूज न रह सका, गोया कि उनको भी तहोबाला कर दिया, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। सूरज मिल जाट ने उनकी जागीर भी जब्त कर ली। एक नाम बताया कि अब आपसे पूछा जाएगा कि उनकी जागीर किसने जब्त की, सूरज मिल जाट ने उनकी जागीर जब्त की। मीर अमन दिल्ली छोड़कर निकले और कई बरसों तक अजीमाबाद में मुकीम रहे। अजीमाबाद वही जहाँ जो पटना जिसको पहले कहा जाता था, और ये पटना का अब एक छोटा सा शहर है अजीमाबाद और ये बिहार में है। वहाँ से तलाश माश में कलकत्ता आए। तलाश माश यानी रोज़ी रोटी के तलाश में, रोज़गार के लिए आप कलकत्ता आए। तो आपसे पूछा जा सकता है तलाश माश में मीर अमन कहाँ आए, कलकत्ता आए। अब वहाँ पर हुआ क्या इनके साथ, नवाब दिलावर जंग ने उन्हें अपने छोटे भाई, नवाब दिलावर जंग एक नवाब हैं, उन्होंने अपने छोटे भाई जिसका नाम मीर मोहम्मद काजिम खां है, तो उनको क्या किया, अतालीक मुकर्रर किया। अतालीक कहते हैं ट्विटर को, जो घर में पढ़ाते हैं, वो मुकर्रर कर दिया छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खां का। 2 साल इस खिदमत को अंजाम देने के बाद, यानी 2 साल इसका मतलब है उनके छोटे भाई को पढ़ाया और ये खिदमत अंजाम देने के बाद मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से गिलक्रिस्ट तक पहुँचे। यानी किसके ज़रिए से पहुँचे, मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के तवस्सुत से उनके ज़रिए गिलक्रिस्ट तक पहुँचे। और गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वहाँ तक पहुँचे और 4 मई 1801 ईस्वी को 40 रुपये माहाना तनख्वाह पर फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में उनका तकर्रुर हुआ। यानी हिंदुस्तानी शोबे के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अमन का 40 रुपये माहाना सैलरी पर उनको बहाल किया गया। और कब बहाल किया गया, 1801 ईस्वी में उनकी बहाली हुई। तकर्रुर करना यानी उनको अपॉइंट किया। जून 1806 ईस्वी तक वो कॉलेज में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। गोया कि मीर अमन दहलवी 1806 तक कॉलेज में रहे, यानी 1801 से 1806 तक 5 साल कॉलेज में वो उनको जो काम मिला था, जो जिम्मेदारी थी, उसको वो बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे थे। फरीज़ा की जमा है फ़राइज़ और कहते हैं जिम्मेदारी को देते रहे। उनकी पेराना साली यानी बुढ़ापा और जिस्मानी माजूरी के सबब
1806 में उन्हें कॉलेज की खिदमत से सुबुकदोश कर दिया गया, यानी रिटायर्ड कर दिया गया। उनको कहा कि अब आप बहुत ज़ईफ़ हो चुके हैं, अब आप कुछ और कीजिए। उनको रिटायर्ड किया गया। बहरहाल कॉलेज से अलहीदगी के बाद उनके हालात पर्दे खिफा में हैं, पोशीदा हैं और वो नहीं मालूम हो सके। क्यों? कहा कि जो मुख्तसर मुस्तनद हालत मालूम है उनके बारे में वो यही थे, और उसके बाद फिर मालूम नहीं है कि कहाँ गए, क्या किया, नहीं किया। अब उसके बाद जो उनकी खिदमात हैं उनका जिक्र है यहाँ पर कि मीर अमन की तालीम कहाँ तक थी ये नहीं मालूम, ये मालूम नहीं है, लेकिन ये साबित है वो फ़ारसी अच्छी जानते थे। तो मीर अमन दहलवी फ़ारसी ज़ुबान अच्छी जानते थे। उसी की बदौलत उन्होंने फ़ारसी की मशहूर किताब अखलाक़ मुहसिना का कामयाब तर्जमा गंज खूबी के नाम से किया। गंज खूबी किनकी किताब है? तो मीर अमन दहलवी की है। किस किताब का तर्जमा है? तो अखलाक़ मुहसिना का तर्जमा है। अखलाक़ मुहसिना की ज़ुबान कौन सी है? फ़ारसी ज़ुबान है। फ़ारसी से तर्जमा मीर अमन ने गंज खूबी के नाम से किया। ऐसे भी कभी कभी पूछता है मीर अमन की दूसरी किताब का नाम क्या है? तो गंज खूबी है। मीर अमन साहिब अयाल थे, यानी बाल बच्चे वाले थे। उनके घर में छोटे बड़े 10 आदमी थे। 10 फर्दों का ये खानवादा था, ख़ानदान था। मीर अमन की शोहरत जिस किताब से है, यानी उनको जिस किताब ने फेम किया है, फेमस जिस किताब की वजह से हुए हैं और जिसको हम प्रसिद्ध कहते हैं, प्रसिद्धि हासिल हुई है बागो बहार से, वो बागो बहार है। ये किताब 1801 में मुकम्मल हुई थी। अब ये देख लीजिए, ये याद रखिए, बागो बहार कब मुकम्मल हुई है? 1801 ईस्वी में ये किताब मुकम्मल हुई है। कह रहे उस वक्त उसका नाम चहार दुर्वेश था। जब ये किताब मुकम्मल हुई थी उस वक्त इसका नाम बागो बहार नहीं था बल्कि चहार दुर्वेश था। तो चहार दुर्वेश के नाम से जाना जा रहा था। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बागो बहार की तसनीफ, साल तसनीफ क्या है, तो 1801 नहीं होगी, क्योंकि 1801 में उसका नाम चहार दुर्वेश था। 1802 में इस पर नजर सानी हुई, यानी इस चहार दुर्वेश पर 1802 में नजर सानी की गई। मतलब उसको दोबारा देखा गया, कहीं कुछ छूटा हुआ तो नहीं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, यानी उसके कहीं जुबान की खराबी यानी भोंडापन तो नहीं है। फिर कह रहे हैं कि उसका तारीखी नाम बागो बहार रखा गया। 1802 ईस्वी में बागो बहार नाम रखा गया, जिससे 1217 हिजरी बरामद होते हैं। जो 1217 है तो ये बरामद होता है किसे? बागो बहार से। बागो बहार का अगर हम अदद निकालें, हम ये कतई तारीख में आपको सिखाएंगे और आप भी अपने नाम का निकाल सकते हैं वहां पर। तो मादा तारीख से आप अख्ज़ कर लेंगे। तो कह रहे हैं बागो बहार से कितने लेटर निकलते हैं? 1217। जिस तरह से आप निकालते हैं 786, ये सब आप लिखते हैं बिस्मिल्लाह की जगह में, तो वही है कि अदद निकाला है। ये किताब मुकम्मल सूरत में पहली मरतबा 1804 ईस्वी में कलकत्ते के हिंदुस्तानी छापाखाना में तबाह हुई थी। पहली मरतबा ये किताब हिंदुस्तान में जो तबाह हुई वो कब हुई? 1804 ईस्वी में। और वो कहाँ से? कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापाखाना से। अब आप जो है 1802 ही बताइएगा। 1802 ईस्वी में बागो बहार की तसनीफ हुई है, उसका नाम 1802 में लिखा गया। अब कहिएगा कि यहाँ पर तो 1804 में हुई। ये किताब जो है पहले ही अंग्रेज़ों ने इसको शाये कर दिया था, लेकिन हिंदुस्तान में 1804 में ये हिंदुस्तानी छापाखाना में जो कलकत्ता में है वहाँ से शाये हुई, तबाह हुई। तबाह पब्लिश को कहते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत मीर अमन की इसी तसनीफ़ को हासिल हुई। ये किताब बहुत अहम इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। आपको इस चैप्टर में बहुत सारी बातें मालूम हुई। आपने मीर अमन की पैदाइश और उनके सिलसिले में जो बातें नहीं है तो वो तो खैर पर्दे खिफा में है। जो बातें मालूम हुई, मीर अमन नाम तखल्लुस उनका लुत्फ़ है, दिल्ली में पैदा हुए, वहीं पले। फिर वो कहते हैं अजीमाबाद आए, अजीमाबाद से कलकत्ता आए, और फिर नवाब दिलावर के छोटे भाई के यहाँ अतालिक मुकर्रर हुए, वहाँ से गिलक्रिस्ट के पास पहुँचे और 1801 से 1806 तक आपका कॉलेज में तदरीस का फरीज़ा अंजाम दिया। वहीं पर रहते हुए गंज खूबी और बागो बहार जैसी किताबें लिखी। बागो बहार 1802 ईस्वी में बागो बहार नाम रखा गया, वो 1801 में मुकम्मल हो गई थी। 1804 ईस्वी में हिंदुस्तानी छापाखाना में तबाह हुई और इस किताब को सबसे ज़्यादा फोर्ट विलियम कॉलेज में शोहरत हासिल हुई। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत किस किताब को मिली? तो बागो बहार को मिली। और सबसे ज़्यादा शोहरत किसको मिली? तो मीर अमन को मिली। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।